साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहेस। साथियों आज हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंट जजमेंट को जो कि पारित किया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने। जजमेंट है 23/9/2024 का। इस जजमेंट में ऐसे कई बिंदुओं को डिस्कस किया गया है जिसके आधार पर जब भी आप डिवोर्स केस फाइल करने जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकली आप उन केसेस को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो करना क्या है कि जब भी हम केस को ड्राफ्ट करते हैं, केस को फाइट करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ बिंदुओं का विशेषतः ध्यान रखना है ताकि उन बिंदुओं की लाइट में हम अपना पक्ष ईजिली रख पाएँ। क्लियर है साथियों। जब भी आप ड्राफ्टिंग करने बैठते हो तो बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है कि आप करते हो जल्दबाजी। जल्दबाजी में क्या होता है कि कई फैक्ट्स तो रिकॉर्ड पे आ जाते हैं और कई फैक्ट जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं आ पाते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि जब वो फैक्ट आपको ध्यान आते हैं और आप उनको रखना चाहते हो तो अल्टीमेटली उन फैक्ट्स की लाइट में आपको उस पिटिशन को या याचिका को अमेंड कराना पड़ता है। और अमेंडमेंट भी इतना इजी प्रोसीजर नहीं है, जिसके लिए आपको ऑर्डर 6 रूल 17 CPC पर निर्भर करना पड़ता है। तारीख पे तारीख पड़ती जाती है और आपका जो प्रोसेस है वो भी डिले होता जाता है। तो एक नया कंसेप्ट आया है ड्राफ्टिंग के अंदर जिसको हमको समझना है और समझते हुए अपनी ड्राफ्टिंग को जो है करना है। तैयार है जी आप सब? पक्की बात है। पर आगे ये अज्यूम कीजिएगा कि मैं आपके सामने नहीं, मैं आपके साथ बैठा हूँ और हम दोनों एक स्टोरी जो है नरेट करेंगे, उसको लिखेंगे, ताकि जब भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं डिवोर्स केस की तो आप इजीली कर पाएँ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एडवोकेट। इजी है जी? करेंगे जी? ठीक है। सबसे पहले आप एक बात लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा। वो बात क्या है कि जब भी हम डिवोर्स केस को फाइट करते हैं तो डिवोर्स का बेसिक मोडस क्या है, उसका आउटकम रिजल्ट क्या है कि जो मैरिज है वो डिसॉल्व होगा। मीन्स अब जो संबंध है पति पत्नी का वो नहीं रहेगा। ठीक है जी। और इसके विपरीत अगर फाइल हो रहा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसको हम कहते हैं RCR, तो उसमें क्या होगा जी? उसमें पति और पत्नी के साथ रहने की बात होगी, उनके दाम्पत्य संबंधों की पुनः स्थापना की बात होगी। क्लियर है जी। तो डिवोर्स में हमको क्लियर हो गया कि आउटकम क्या है या मोडस क्या है कि हमें वो बातें करनी हैं जो कि पति और पत्नी के रिश्ते में तनाव को दर्शित करती हो और अल्टीमेटली उस तनाव के बेसिस पर हम क्रूअल्टी के केस को चॉक करते हुए डिवोर्स को जो है इजीली क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे चलूँ, एक बात नोट कीजिएगा कि क्रूअल्टी जो है एक कॉमन ग्राउंड है जिस पर हम डिवोर्स को जो है फाइल करते हैं। क्लियर है। और क्रूअल्टी की कोई परिभाषा जो है कानून में नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी कोई परिभाषा क्रूअल्टी की नहीं दी गई है। और जो आज का मैं ड्राफ्टिंग डिस्कस करूंगा आप सबके साथ, वो बेस्ड है एक ऐसे इंस्टेंस पे जहां पर हस्बैंड का ये कहना है कि मेरी वाइफ के द्वारा मेरे साथ क्रूअल्टी कारित की गई है, ये क्रूअल्टी ग्रेव है और मेरी पत्नी के साथ रहना संभव नहीं है। साथियों आगे बढ़ने से पहले आप एक केस का नाम नोट कीजिएगा, CVN कामेश्वर राव बनाम G जबीली। नोट कर लिया जी। ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, साइट हुआ है AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 576। In that case, the Honorable Supreme Court is of view that the cruelty, although not defined under the Act, but it is basically a reasonable apprehension in the mind of a spouse, in which he or she may assume the harmful or dangerous situation to his or her life. You got to the point na? Now it is easier for you. So basically, we are very much clear about the type of modus we have to indulge, we have to incorporate in our petition. Got to the point na? Should I proceed further? Okay जी, okay, I proceed. तो साथियों एक बात जो है आपको नोट करना पड़ेगा कि जब भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन प्ले ड्राफ्टिंग जो है करने का है। स्क्रीन प्ले ड्राफ्टिंग में इसलिए बोला कि अगर आप सिंपल ड्राफ्टिंग करेंगे जी तो वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल सकती, और इसके विपरीत अगर आप स्क्रीन प्ले ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। इस केस में क्या हुआ जी, हस्बैंड जो है हाई कोर्ट पहुँचा
उसने एक फरियाद, एक याचिका कोर्ट में दाखिल करी कि मुझे मेरी पत्नी से तलाक दिलाया जाए, मैं अपनी पत्नी के साथ रह नहीं सकता, मेरी पत्नी मुझे हैरान परेशान करती है। पर उसके पास बहुत सारे पॉइंट थे जी, जिसके आधार पर उसने डिवोर्स को अप्लाई किया। क्लियर है? अगर हम उन पॉइंट को सिंपल तरीके से देखेंगे तो हम किसी भी रूप में डिवोर्स को तो अज्यूम कर ही नहीं सकते। अगर हमें डिवोर्स चाहिए, प्रॉपर तरीके से चाहिए, तो हमें उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। साथियों, इस केस में वाइफ ने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको सिंपली हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का दावा कहते हैं या साथ रहने का दावा कहते हैं, वो पेश किया और अल्टीमेटली वाइफ के पक्ष में वो केस तय हुआ। हस्बैंड अपील में गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील हार गया। इसके विपरीत कंसर्न हस्बैंड ने डिवोर्स केस दाखिल किया और वो डिवोर्स केस हार गया, अल्टीमेटली उसकी अपील भी हार गया। अब यहाँ पर दो अपील थी, एक अपील सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट मीन्स साथ रहने के दावे के खिलाफ, और दूसरी अपील थी कि डिवोर्स दिया जाए। निचली कोर्टों ने डिवोर्स को गलत तरीके से खारिज किया है जी, तो डिवोर्स मेरे पक्ष में तय किया जाए। साथियों, यहाँ पर बेसिक फैक्ट क्या थे कि 16 मई 2004 को पक्षकारों का विवाह हुआ, लग्न हुआ। विवाह इज कॉल्ड लग्न इन मराठी। गॉट द पॉइंट ना? विवाह जो है एज पर कस्टम हुआ, एज पर रिचुअल हुआ। हस्बैंड का कहना यह था जी कि इस विवाह में मांझे लगन में हमारे रिलेटिव आए, अपोजिट पार्टी है उनके रिलेटिव आए, उन्होंने शादी में जेवरात दिए, गिफ्ट दिए, वैल्यूबल्स दिए, पर मैंने कोई भी डावरी डिमांड नहीं किया था जी। ये जनरल ड्राफ्टिंग है। हस्बैंड का कहना था जी कि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरी वाइफ भी जो है डॉक्टर का काम करती है, बट वो ये काम प्राइवेटली कर रही है, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मैं ये काम प्राइवेटली नहीं कर सकता हूँ जी। अल्टीमेटली हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट अराइज हुआ और वाइफ ने जो है हस्बैंड के खिलाफ केसेस फाइल कर दिए डाउरी हैरेसमेंट के, और इसके साथ साथ उसने एक केस और फाइल किया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए तैयार हूँ अगर मेरा हस्बैंड माफ़ी मांग लेता है और अल्टीमेटली घर बसाने की बात करता है। बट हस्बैंड का कहना था जी ये जो कंसर्न वाइफ है ये कल्प्रिट है, ये क्रूरल्टी कमिट करती है, अगर इसके साथ में रहा तो मैं मर जाऊंगा, मैं साथ में इसके नहीं रह सकता जी। बट स्टोरी बताना, स्टोरी नैरेट करना और स्टोरी का प्रॉपर स्क्रीन प्ले होना ये काफ़ी ज़रूरी होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। जब तक आप प्रॉपर रूप से स्टोरी को नैरेट नहीं करेंगे, स्टोरी को ड्राफ्ट नहीं करेंगे, स्टोरी को प्रॉपरली स्क्रीन प्ले फॉर्म में लेकर नहीं आएंगे। स्क्रीन प्ले फॉर्म म्हणजे कि कोई भी फैक्ट आपस में विरोधाभास में या इन कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है जी? यहाँ पर हम कुछ इंस्टेंस लेते हैं जिससे आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं क्लियर होना रहेगा और आपको लगेगा कि वास्तव में अगर इस पैटर्न पर ड्राफ्टिंग किया जाता है तो हम निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, एक सीन जो है अज्यूम कीजिए, उस सीन में क्या अज्यूम करना है जी आपको कि आप जो है बड़े हो रहे हैं और आपकी वाइफ भी जो है बड़े हो रही है, मतलब बचपन से लेकर जवानी तक का सीन। क्लियर है? वो दिमाग में सेट करना है पहले पार्ट में कि वाइफ भी बड़ी हो रही है और आप भी बड़े हो रहे हैं, और एजुकेशन वो भी ले रही है और एजुकेशन आप भी ले रहे हैं। फिर एक ही दिन ऐसा आता है कि जब परिवार वाले कहते हैं कि अब लड़के की शादी कर देनी चाहिए, तो वो अच्छी बहू ढूंढते हैं और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने कॉमन रिलेटिव के पास जाते हैं, वो अखबार वालों के पास जाते हैं, वो सोशल साइट के पास जाते हैं और अपना ऐड लगवाते हैं कि हमें अच्छा बहू चाहिए, और उसके बाद वो बहू या उसका परिवार उस कंसर्न हस्बैंड के परिवार के संपर्क में आता है। ये है इस स्क्रीन ड्राफ्टिंग का पार्ट नंबर 1। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये रिश्ता हुआ कैसे, किसके थ्रू हुआ, ताकि जब भी डिस्प्यूट हुआ तो अगर मीडिएटर आपके बीच में था जी, तो उस मीडिएटर ने क्या रोल अपनाया, कैसे समझाया और घर बसाने के आपने क्या क्या प्रयास किए, तो वहाँ पर ये जो पहला पार्ट है ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जी। दूसरी बात, रोका कब हुआ जी और उसके बाद लगन कब हुआ जी, ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तीसरी बात जी कि शादी के बाद डिस्प्यूट अराइज कैसे कैसे हुए और कब कब हुए।
इधर हस्बैंड का ये कहना था कि मेरी वाइफ का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है जी। उसका कहना था जी मेरी वाइफ अर्न करती है और जो कुछ भी अर्न करती है उसमें से उसका कोई भी योगदान परिवार के विकास में, मीन्स आज एक परिवार है उसमें जो बेसिक खर्चों के नीड्स है उसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है वाइफ का, उस तक में मेरी वाइफ कंट्रीब्यूशन नहीं करती है। मेरी वाइफ एक सेल्फ इगोस्टिक महिला है। मेरी वाइफ जो भी कमा के लेके आती है वो कहते हैं कि वो मेरा है, पर जो मैं कमा के लाता हूँ वो अपेक्षा करती है कि मैं और कमाऊँ। वो मुझे कंपेयर करती है अपने भाई से जो एक वकील है, वो कंपेयर करती है मुझे अपने कलीग से जो रेडियोलॉजिस्ट है और कहती है कि और कमाओ, मेरी लग्जरियस इच्छाओं को पूरा करो, क्योंकि मैं तो केवल एक छोटा सा प्रोफेशन करके एक प्राइवेट जॉब करके 10,000 कमाती हूँ और आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप अच्छा कमा सकते हो और पैसा ला सकते हो, तो मुझे गलत काम करने के प्रति उत्प्रेरित करती है। ये भी एक तरीके से एक रियल प्रैक्टिकल स्टैंस है जिसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसका ये कहना है जी कि कोई भी रिलेटिव आपका घर में नहीं आएगा। हालांकि ये पार्ट तो बिल्कुल सही है वाइफ का, पर फिर भी हस्बैंड ने इस केस में लिखा है इस पॉइंट को कि मेरी वाइफ मुझे कहती है कि किसी भी रूप में कोई भी रिलेटिव आपका नहीं आना चाहिए, और यहाँ तक भी उसने मुझे पाबंद किया कि आपके घर वाले भी नहीं आने चाहिए। अगर वो आएंगे जी तो मैं सुसाइड करेंगी, मैं आप लोगों को फॉल्स डावरी केस में जो है इम्प्लीकेट कर देगी। उसका ये भी कहना है कि मेरे भाई जो हैं और मेरे पिताजी जो हैं वो एडवोकेट हैं और बड़े से बड़ा केस में फंसाकर ज़िंदगी ख़राब कर दूंगी। तो ये भी एक प्रैक्टिकल स्टैंस है जिसको हम इस तरह के ड्राफ्टिंग्स में रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हस्बैंड का ये भी एक प्रैक्टिकल सीन यहाँ पर रहा, सीन नंबर 4 में, कि जब मेरी बहन और बहनोई ने उन्हें इनवाइट किया कि उनकी शादी की सालगिरह है तो मेरी वाइफ ने जाने से मना कर दिया। यहाँ तक कि मेरा बच्चा हुआ, उसका बर्थडे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया तो मेरी वाइफ ने कहा भाई तुम्हारी अम्मा नहीं आएगी जी, अम्मा आएगी तो मैं सुसाइड करेगी, और अल्टीमेटली ये नहीं मानी और ये चूहे मारने की दवाई पी गई। ये हॉस्पिटलाइज्ड हुई और अल्टीमेटली इसका इलाज चला, बड़ी मुश्किल जान बची, अगर नहीं बची तो मैं जेल में पहुंच जाता। यहाँ पर हस्बैंड ने प्रैक्टिकल वे में डिफरेंशिएट किया, थ्रेट टू कमिट सुसाइड एंड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। थ्रेट तो इतना इजीली नहीं है प्रूव करना, भाई धमकी दी, हस्बैंड का कहना ये है, वाइफ कहती धमकी नहीं दी, तो ये फैक्ट इजीली प्रूव नहीं कर सकते। बट अटेम्प्ट में तो एविडेंस थी यहाँ पर कि वो भर्ती हुई और अल्टीमेटली उसका इलाज चला और अल्टीमेटली उसका डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हुआ। और वाइफ ने भी अपने केस में ये माना था, ये भी हस्बैंड ने जो है पिन पॉइंट किया कि उसने ये माना है कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और अल्टीमेटली मैंने पॉइजनस जो है सब्सटेंस को एडमिनिस्टर उसको लिया। इट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्टर। क्लियर है जी? उसका ये भी कहना है जी कि मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ, पर मेरे बच्चे से मुझे मेरी वाइफ नहीं मिलने देती, मेरा एक्सेस जो है उसने ब्लॉक किया है जी। वाइफ कंपेयर करती है मुझे छोटे लोगों से, वो कहते हैं कि तुम छोटी मानसिकता के लोग हो, छोटा घर तुम्हारा है, मेरे पास बहुत सामान है जी, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत सामान है। और कई लोग होते हैं जी जो कहते रहते हैं जी मेरे पास बहुत पैसा है, और इसमें भी वाइफ का भी कहना यह था कि मैंने तो बहुत सामान लेके आई हूँ और ये सामान मैं इस छोटे से घर में नहीं रख सकती, मैं इस छोटे से घर में नहीं रह सकती। तो अल्टीमेटली मेरी गरीबी का मेरी वाइफ मजाक उड़ाती है। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और बहुत कम पैसे कमाता हूँ जी, पर उसके बावजूद भी मुझे ये बहुत तंग करती है और महंगी महंगी फरमाइशें करती है जी। यहाँ तक कि मेरा जो ट्रांसफ़र भी हुआ था मदुराई में फ्रॉम पांडिचेरी, ये एक एलिगेशन था हस्बैंड का, तो मैंने एक मकान लिया। ये कहती जी मकान बहुत छोटा है जी, मैं इसमें नहीं रह सकती हूँ, बड़ा मकान दे दो। मैं विवश हो गया और मुझे नोटिस भेजना पड़ा। नोटिस भेजने के बाद ये आई, इसके भाई आ गए, साथ साथ गुंडे आ गए और हमारे घर पे हमला किया और अल्टीमेटली हमने पुलिस कंप्लेंट जो है लिखा दी। इसके बाद पुलिस ने जो है कार्रवाई शुरू करी। इन द मीनवाइल मैंने भी जो है पुलिस कंप्लेंट की, ये कहना था हस्बैंड का, और वाइफ ने इसके बाद काउंटर अटैक जो है शुरू कर दी। इन द मीनवाइल इनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, बट कॉम्प्रोमाइज़ के सारे प्रयास विफल रहे और अल्टीमेटली हस्बैंड को जो है डिवोर्स फाइल करना पड़ा। अब ये जो हमने स्टोरी सुनी समझी, ये है प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग वर्क जो हमको हमारे केस में प्रॉपर रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि जो जो एविडेंस कोर्ट में रखते हैं उसका प्रॉपर समर्थन देने वाला साक्ष्य हमारे पास में नहीं होता है, और जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उनके हिस्सों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। पर यहाँ पर हर हिस्सा अलग है, यूनिक है और आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, और हर हिस्सा अपने आप में ये बयान कर रहा है कि किस तरह से क्रूरल्टी हुई। वाइफ ने एलिगेशन को डिनाई किया, कुछ फैक्ट्स को रखा, पर कोर्ट ने कहा कि जहाँ पर आप लगातार
ऐसी हरकत कर रहे हो कि आप जहर पी रहे हो। भाई चूहे मारने का कोई जहर कोई पीता है जी? आपने जहर पिया, आपका इलाज चला और उसके पर्चे हस्बैंड ने पेश किए, इस पर आपका डिनायल नहीं है, तो ये क्रुएल्टी का इंस्टेंस है। कोर्ट ने कहा जी आपने फॉल्स केस किए, हस्बैंड वाले बदनाम हुए, उनका आपने अखबारों में छपाया, उनको एंटिसिपेटरी बेल लेना पड़ा और उनको मेंटल हैरेसमेंट हुआ, ये भी इंस्टेंस ऑफ क्रुएल्टी है जी। कोर्ट ने कहा कि जब लगातार आप इनके पब्लिक प्लेस पे जाते हो जहाँ हस्बैंड आपके काम कर रहे हैं और वहाँ जाके आप झगड़ा करते हो और अल्टीमेटली वो झगड़ा लोग देखते हैं, ऐसा लगता है कि एक मेला लग गया, तो ये भी एक इंस्टेंस ऑफ क्रुएल्टी है। कोर्ट का कहना यह है कि जब आप हस्बैंड के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो तो हर एक वर्क जो आप करते हो ये क्रुएल्टी है, और ये भी रिट्रीव किया है इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ श्रीनिवास वर्सेस D.A. दीपा में, जिसका साइटेशन है 2013 वॉल्यूम 5 SCC पेज 226। और इसके अलावा समर बनाम जया घोष साइटेशन ऐसी 2007 SCC पेज 511, उसमें भी ये बात लिखी गई है कि मेकिंग अनफाउंडेड एलिगेशन एंड डूइंग थिंग्स विच आर डिट्रीमेंटल। तो वाइफ ने क्या किया जी इस केस में, एक क्लिनिक खोल दिया, उसका नाम दिया नेहा क्लिनिक, वहाँ पर बोर्ड टांग दिया हस्बैंड का, जबकि ये बात उसकी जानकारी में कि हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में, अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया तो उस पर केस चल सकता है। इस बात की फिक्र किए बगैर उसने उसका बोर्ड लगाया, हस्बैंड ने फोटो क्लिक किया और कोर्ट में पेश कर दिया। तो ये भी एक सेपरेट इंस्टेंस कोर्ट ने क्रुएल्टी का माना। हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं और दोनों खेल रहे हैं मेल व्हाट्सअप, और वाइफ ये शो करती कि मैं रहना चाहती हूँ, बट प्रैक्टिकल क्या उसने वर्क किया साथ रहने के लिए ये वो दिखा नहीं पाई। जहाँ वो लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है साथ रहने की, तो ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पर भी हम डिवोर्स दे सकते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट था जो रिकॉर्ड पर रखा गया। तो कोर्ट ने इस स्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट जो पार्ट थे जो कि आपस में लिंकिंग तो थे बट इन द इंडिपेंडेंट वे, उसको ध्यान में रखते हुए हस्बैंड को जो है डिवोर्स दे दिया। तो ये पूरा का पूरा जजमेंट जो है हमें सिखाता है 10 बातें। पहली बात, जब भी आप डिवोर्स को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो डिवोर्स में आपकी ड्राफ्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राफ्टिंग आपका क्लियर होगा, ड्राफ्टिंग प्रॉपर होगा तो वहां पर आपको फायदा मिलेगा, ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं होगा तो आपको फायदा वहां पर नहीं मिलेगा। नंबर 2, जब भी ड्राफ्टिंग करें तो फैट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो, जिसलिए आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आप फैट को जब भी लिखें तो फैट इंटरकनेक्टेड तो हो, बट इस तरह से कनेक्टेड नहीं हो कि एक फैट के डैमेज होने का असर दूसरे फैट पे पड़े। क्लियर है? तीसरी बात, कंप्लीट ब्रीफ कीजिए, ब्रीफ में पॉइंट निकालिए, अगर आप पॉइंट नहीं निकालेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। नंबर 4, द एविडेंस टू कॉरोबोरेट योर केस। नंबर 5, यू मे ऑल्सो टेक शेल्टर ऑफ ऑक्यूलर एविडेंस। नंबर 6, जब भी आप रिलाई करते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे तो वहां पर आपको सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर रिलाई करना होगा। नंबर 7, आपका स्टैंड कोर्ट में आपकी जो थ्योरी है उससे अलग नहीं होना चाहिए। नंबर 8, जो वाइफ ने काम किया, जैसे मान लीजिए फाइलिंग ऑफ फॉल्स केस, लिविंग सेपरेटली, डूइंग एंगर, या जो भी वो काम कर रही है जिससे आपके राइट्स अफेक्ट हो सकते हैं तो उसको रखिएगा। नंबर 9, जो अदर एविडेंसेस हैं जो आपका समर्थन कर सकते हैं उनको बाद में आप पेश कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू गिव एनी लिस्ट। एंड नंबर 10, वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट मस्ट बी स्पेसिफिक इन टर्म ऑफ डेट, टाइम एंड अदर स्पेसिफिकेशन। अगर प्रॉपर काम आपने कर लिया तो खुद भी आप अपना डिवोर्स केस लड़ सकते हो विदाउट हेल्प ऑफ एनी एडवोकेट। फॉर दिस you may rely on a section 32 of the advocated. Got the point ना? तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए चलने का है और इसको ध्यान में रखते हुए केस जो है फाइट करने का। डेफिनेटली वी विल विन। तो साथियों जल्दी मिलते हैं अपन एक नए वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।